पीओके इस बार भारत ले लेगा, हर हाल में लेगा और पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो सकते हैं। गुरु ग्रह साल 2026 में कौन सी राशि से किस राशि में गोचर करेंगे? जीवा करोति हाना, बृहस्पति जहाँ जिस घर में बैठते स्थान की हानि करता है। 2025 में हमने देखा कि मंगल ने किस तरीके से तबाही मचाई। मंगल अनाचार, दुराचार, हत्या, चोरी, डकैती ये सब करा रहा है। 2026 में मंगल की क्या स्थिति रहेगी? 2025 से खतरनाक 2026 होगा। शुक्र की स्थिति जो है वो लव लाइफ और मैरिज किन राशियों के लिए जो है वो बेहतर रहेगी? उनकी हेल्थ को लेकर के दिक्कत आएगी, तो अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है। जो संबंध बनाने के बाद बीमारी होती है, HIV उनको हो सकती है, तो उनको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अपनी महिला मित्र से धोखा मिलेगा। किनके लिए जो है शनि वो 2026 में बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। शनि आपका न बनाता है न बिगाड़ता है। शनि आपकी कर्मों का लेखा जोखा रखता है। साल 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जहां ग्रहों की चाल कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। 2026 में शनि, गुरु, राहु, केतु और मंगल अपनी राशियां बदलेंगे, जिसका असर पड़ेगा देश, दुनिया और आपकी निजी जिंदगी पर। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना था कि करियर, हेल्थ, फैमिली और पैसे के लिहाज से साल 2026 कैसा रहने वाला है, और आज के इस खास पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि 2026 में ग्रहों की चाल कैसे आपकी ज़िंदगी को नया मोड़ दे सकती है। कौन सी राशि को मिलेगा बड़ा ब्रेक, किसे संभल कर चलने की ज़रूरत है, कौन से महीने होंगे निर्णायक और कौन सा ग्रह किस पर भारी पड़ेगा। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम जानेंगे जनवरी से दिसंबर 2026 तक ग्रहों की पूरी कुंडली और समझेंगे कि ये साल आपके लिए अवसर है या चेतावनी। इस ज्योतिषीय यात्रा में हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। तो चलिए भविष्य की परतें खोलते हैं। गुरुजी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो साल 2026 को गुरु ग्रह जो हैं वो रूल करेंगे, तो किस राशि में वो गोचर करेंगे और इसका सबसे बड़ा असर किन क्षेत्रों पर पड़ेगा? देखो अदिति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी तक ते मिथुन राशि में है, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति 20 मई 26 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि से, तो जब मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का 9 और 12, 9 मतलब होता है धनु, 12 माने होता है मीन। धनु और मीन ये अपने इनका घर है, और कर्क राशि में परमोच्च के होते हैं, सबसे उच्च की राशि मानी जाती है, और मकर राशि पर नीच के होते हैं। बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जीवा करोति हाना, बृहस्पति जहाँ जिस घर में बैठता है उस स्थान की हानि करता है। अगर लग्न में बैठता है तो व्यक्तित्व को डेविएट करता है। लेकिन ये कहते हैं कि 1, 4, 7, 10 में कहीं भी अगर बृहस्पति बैठता है तो व्यक्ति की कुंडली में 1.25 लाख दोषों का हनन करता है, और जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह पूरा वर्ष बृहस्पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर देखा जाए वर्ष कुंडली आप बनाएंगे तो वर्ष कुंडली बन रही है मीन लग्न की। मीन लग्न में आपका सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि है, और बृहस्पति हो गया 3रे भाव में, और सिंह राशि का केतु होगा, और 12वें में आपका बैठ गया कुंभ राशि का मंगल, राहु, बुध। तो अगर पूरी कुंडली को अगर हम इंटरप्रेट करें तो लग्नेश बृहस्पति 4th भाव में बैठा है। तो खास तौर से जो बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति हैं, जिनकी धनु राशि है, मीन राशि है, या जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह वर्ष अवसर लेके आएगा, बड़ा अवसर लेके आएगा। अगर कोई व्यक्ति एकेडमिशियन है तो उसको एकेडमिक करियर बड़ा शानदार होगा, पढ़ाई लिखाई करियर बहुत अच्छा होगा। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के जो बहुत दिन तक लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत शानदार होगा, अच्छा करेंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति पूरी फोकस होंगे और एक अच्छा रिजल्ट देंगे। जो घर वाले उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं उनका भ्रम दूर होगा। जो व्यापारिक लोग हैं, व्यापार के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके सामने बहुत प्रकार की चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन धान की स्थिति इनकी बड़ी स्ट्रांग होगी। अगर वो एजुकेशन के फील्ड में कार्य करते हैं, अगर टेक्नोक्रेट है, एकेडमिशियन है, एजुकेशन के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, यह वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
और 2026 उनके लिए ऐतिहासिक फल देने वाला होगा और वो काफ़ी यश प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। जो राजनीति के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको अचानक कद बढ़ जाएगा, चाहे वह जिस भी स्तर के पॉलिटिशियन हो। इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति एकदम डाउन टू अर्थ है, राजनीति में उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं, अगर अच्छा कार्यकर्ता है तो जो छोटा भी कार्यकर्ता देश में टॉप लेवल की पद पा सकता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ सकती है। तो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही अच्छा है। जो वैज्ञानिक है, जो रिसर्च के कार्यों में लगे हुए हैं, वह देश को एक नई खोज दे सकते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को आश्चर्यजनक रूप से बदल देंगे। और वैज्ञानिकों के नाते भारत की अर्थव्यवस्था 2026 काफ़ी आदरणीय होगा, अनुकरणीय होगा और विश्व अपने भारत के वैज्ञानिकों को लोहा मानेंगे। यह वर्ष चूँकि बृहस्पति का वर्ष है और बृहस्पति ही इस वर्ष का मूल रूप से अगर देखा जाए तो राजा है, मंत्री भी मंगल है। तो देखा जाए तो सनातन धर्म का बोलबाला रहेगा। विश्व में बहुत ऐसे देश होंगे जहां सनातन धर्म की बोलबाला होगी, जय जयकार होगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से अपने सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे, उनको सनातन धर्म अच्छा लगेगा। सनातन धर्म का विश्व में लोग लोहा मानेंगे, सनातन धर्म की स्वीकार्यता बढ़ेगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो बृहस्पति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनकी घर वापसी स्वेच्छा से होगी, आध्यात्मिक विकास होगा और मंदिर इत्यादि का निर्माण होगा। और सनातन धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि का विस्तार होगा पूरे विश्व में। हवन, पूजा, कर्मकांड का पूरे विश्व में लोग लोहा मानेंगे। और जहाँ इलाज के तौर पर देखा जाए कि जहाँ भेषज काम नहीं करता है, जहाँ आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है, वहाँ लोग मंत्रों के बल पर अपने रोग का इलाज करेंगे। उनको पता चलेगा कि इस ग्रह के नाते यह रोग होगा। उस रोग की अगर व्यक्ति हवन करता है तो दवा से ज़्यादा उसका दुआ काम करेगा। तो उसमें हवन, जप, तप, यज्ञ आदि का बल बढ़ेगा। अगर यज्ञ आदि का कोई अगर बात नहीं मानेंगे तो उसको राजा शक्ति से उसके लिए नियम बनाएंगे और उसका पालन कराएंगे। खास तौर से देखा जाए तो स्वेच्छा से होगा। महिलाओं का कद बढ़ेगा पूरे वर्ष। अगर देखा जाए तो चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे जिला अधीक्षक हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीआईजी हो, आईजी हो, डीजीपी हो, चाहे राष्ट्र का अगर कोई बड़ा पद है, महिलाएं उस पर सुशोभित करेंगी। महिलाओं के लिए वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस वर्ष डोमिनेट करेंगी और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और वह देश को एक नई दिशा देंगी। और जो महिलाएं वास्तव में सक्षम हैं, अपने कार्य को करने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, उनका एक अलग एक्सपोजर होगा। खेल के क्षेत्र में, अगर क्रिकेट के क्षेत्र में देखा जाए तो खेल जो महिला टीम होगी सारे खेल जीतेंगी, उनको पुरस्कार मिलेगा। इसी तरीके से जो वैज्ञानिक महिलाओं बड़ा अच्छा करेंगे, जो वैज्ञानिक हैं या जो फाइटर महिलाएं हैं, वो देश के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे। लोग अपनी देश की महिलाओं का लोहा मानेंगे। विश्व के सामने एक अजूबा दिखेगा कि भारत की क्या उपलब्धि है। शिक्षा के मामले में एक नया चमत्कार होगा, विज्ञान के मामले में एक नया चमत्कार होगा, मेडिकल के फील्ड में एक नया चमत्कार होगा। तो जो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ख़ास तौर से मेष राशि से लेकर मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, सबके लिए बृहस्पति का बदलाव बहुत अच्छा होगा। उनके लाइफ में अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन होगा। जो 2025 में काफ़ी संघर्ष किए हैं उनका संघर्ष कम होगा, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहेंगे उसमें उनको उपलब्धि मिलेगी। जी, 2026 में देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है कि वो शादी के भी कारक है। विवाह के जो योग बनते हैं वो बृहस्पति की वजह से बनते हैं। तो 2026 में जो शादियां हैं उनके रेट्स हाई होंगे क्या? शादियां जो है वो ज़्यादा होगी, जिनकी नहीं हो रही थी उनकी शादी जो वो इस साल होगी? देखो अदिति, बृहस्पति का एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी महिला की कुंडली में बृहस्पति अगर साथ में है तो उसके पति के लिए कारक हो गया। और अगर किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र है तो उसकी विवाह का कारक होता है। तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि कर्क राशि में आएंगे तो कहते हैं कि अस्थान करोति जीवा हानि। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। लेकिन उनकी जो 3 दृष्टियाँ होती हैं 5, 7, 9 वो अमृत तुल्य फल देती है। तो देखा जाए तो यह बृहस्पति का परिवर्तन मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। जिन जातक जातिकाओं की शादी अभी तक नहीं हो रही है, वो 30+ हो गए, 34+ हो गए, 40 में आ गए, अगर उनके मन में शादी की इच्छा है तो उनकी शादी निश्चित रूप से उनके अनुकूल होगा और उनका दाम्पत्य जीवन
अच्छा होगा। तो यह वर्ष जो लोग शादी नहीं किए हैं उनका घर बसेगा, जो शादी कर चुके हैं उनके घर में नया मेहमान आएगा, उनको संतान सुख मिलेगा और उनका जीवन शानदार होगा। और जो शादीशुदा हैं उनकी जीवन को आगे बढ़ाने में धर्म पत्नी की भूमिका बड़ी अहम रहेगी। तो उनकी पत्नी उनको इनकरेज करेगी, बूस्टअप करेगी, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक रोल प्ले करेंगी महिलाएं। जी गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो साल 2026 सूर्य का साल इसे बताया जा रहा है कि ये साल सूर्य का है और सूर्य जो है इसे डोमिनेट करेंगे। तो क्या प्रभाव रहेगा, किन राशियों पर कैसा इम्पैक्ट रहेगा, क्या क्या चीज़ें बदलती हुई वो नज़र आ रही हैं? देखो अदिति, क्या है कि जो यह वर्ष है इसको बोलते हैं 2026। अगर इनका आप सम करोगे, जोड़ोगे तो एक आएगा। एक नंबर अंक ज्योतिष में सूर्य का अंक है। सूर्य प्रकृति का आत्मा है जी। जो भी संसार में लोग ग्रहण करते हैं सब सूर्य से ग्रहण करते हैं जी। ऊर्जा का बड़ा महत्व है। अगर सूर्य एक दिन उदय न हो तो हाहाकार मच जाता है। सूर्य की ऊर्जा से जीव जंतु, प्रकृति, नेचर, पूरा यूनिवर्स सब प्रभावित होता है। तो सूर्य प्रकृति का आत्मा है, पिता है, औषधि के रूप में इसको देखा जाता है। तो सूर्य की भूमिका इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो जिनका सूर्य बहुत अच्छा है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, राजनीति में बड़े लेवल पर जा सकते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च का है या अपने घर का है उनके लिए वर्ष उपलब्धियों का रहेगा और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और चाहे एकेडमिक कैरियर हो, चाहे प्रशासनिक कैरियर हो, चाहे नौकरी का फील्ड हो, वो हर फील्ड में उनको चतुर्दिक लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में करना चाहता है तो बड़ी इंडस्ट्री खोल सकता है, बड़ी कंपनी खोल करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ा व्यापार कर सकता है। आयात निर्यात से उसको अच्छा धन मिलेगा। अगर वह व्यक्ति खास तौर से राजनीति में है तो राजनीति में उसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका महत्व बढ़ेगा, प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर वह कैबिनेट में तो उसके कैबिनेट में बदलाव आ सकता है। उसकी संततियां बहुत अच्छी होंगी, संतानें बहुत अच्छा करेंगी। उनके संतान को लगता है कि पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसको सफलता नहीं मिले तो उसके संततियां सफल रहेंगे, उसके बच्चे अच्छा करेंगे। अगर वो घर बनाने की योजना बना रहे तो उसका घर बढ़िया बनेगा, इंडस्ट्री लगा लेगा। तो देखा जाए तो सूर्य खास तौर से यह वर्ष नेतृत्व के लिए, प्रशासन के लिए, राजनीति के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का इसमें विस्तार होगा, भारत की राजनीतिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। पूरे विश्व में भारत के लोग लोहा मानेंगे। भारत का जमीनी, जैसे अगर देखा जाए तो मंगल इस ग्रह का सेनापति है। तो जितने बॉर्डर पर भूमि को लेकर के विवाद चल रहा है, अपना भूमि अगर किसी कंट्री ने या पड़ोसी देश ने भारत का जमीन अगर इंक्रोचमेंट किया है तो भारत अपना जमीन लेने में सफल रहेगा। इसमें आपका पीओके भी भारत ले सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। पड़ोसी देश जैसे आपके पश्चिम बंगाल, ये जो आपके बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब चीज़ों में सत्ता में परिवर्तन आएगा, सत्ता संघर्ष रहेगा और काफ़ी खून खराबा होने की संभावना दिख रही है। और भारत की वर्चस्व को लेकर के ये डरे हुए रहेंगे। तो भारत का इसमें बहुत कद बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चाहे आयुध हो, सुपर मिसाइल हो, इंडस्ट्री हो, हर फील्ड में भारत का बोलबाला रहेगा। तो और भारत का जो इस समय अन्य कंट्रियों में रिसेशन हो सकता है, लेकिन सूर्य के नाते भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी और भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि विश्व के सामने एक चुनौती खड़ा कर सकता है। तो जो टॉप 3 कंट्री हैं उसमें भारत की भूमिका अहम हो सकती है। और राजनीति में, समाज में, नए औषधि में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हर चीज़ में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो देखा जाए नंबर 1 भारत के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि चूंकि सूर्य और मंगल ग्रहों का सेनापति, ये भी पापाग्रह, ये भी पापाग्रह, इसमें महिलाएं बहुत आक्रामक होंगी। महिलाओं का रोल बहुत ज़बरदस्त होगा, डोमिनेटिंग होगा। अगर घर में महिलाओं की कोई बात नहीं मानेंगी तो आउट ऑफ स्टेज जा करके काम कर सकती हैं। तो थोड़ा सा महिलाओं के लिए आक्रामक का वर्ष है। 25 से ज़्यादा 26 महिलाओं के लिए आक्रामक है। ये फेमिनिस्ट विचारधारा काफ़ी हावी होगा। महिलाएं हर तरीके से इनका बोलबाला होगा, सफल रहेंगी, पुरुषों पर हावी रहेंगी और जो पुरुष इनके अनुकूल होंगे वो काफ़ी मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। धन के क्षेत्र से, रियल एस्टेट के फील्ड से, प्रशासन में, हर जगह इनका बोलबाला रहेगा। जी गुरुजी, भाई आप अपने देवगुरु बृहस्पति की बात की, अभी हमने सूर्य की बात की, अभी आप कर रहे थे सेनापति मंगल की बात। 2025 में हमने देखा कि मंगल ने किस तरीके से तबाही मचाई, जिस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, प्लेन एक्सीडेंट्स हुए, जंग हुई। तो 2026 में मंगल की क्या स्थिति रहेगी, क्या
कौन से वो महीने हैं, किन महीने में मंगल का एग्रेशन दिख रहा है और क्या एक्सीडेंट्स के योग वो बन सकते हैं? देखो, जब मंगल अपने घर में आएगा 1 और 8 में, उस समय भूमि जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है वो डाउनफॉल होगा और प्रॉपर्टी को लेकर के, अपनी सीमा विवाद को लेकर के झगड़े हो सकेंगे देशों विदेशों में। और जब धनु और मीन में आएगा तो उसकी वर्चस्व बढ़ेगा और लोग उसकी बात को मानेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। वहीं अगर मकर कुंभ में आएगा तो सोने का रेट धड़ाम से गिरेगा, शेयर का रेट गिरेगा। तो यह वर्ष जो लोग उम्मीद रखते हैं कि सोना 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर जाएगा, मेरे हिसाब से सोना बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं जाएगा। जो है स्टेबल रहे वही बहुत बड़ी बात है। उसमें भी 50 से 60,000 70,000 रुपये नीचे आ सकता है। शेयर बहुत अस्थिर रहेगा। इसमें अगर बढ़ेगा तो चांदी का रेट बढ़ेगा, चांदी काफ़ी बढ़ेगा, चांदी सोने की रेट के आसपास पहुंच जाएगा, चांदी इतना आगे बढ़ेगा, चांदी का वर्चस्व बढ़ेगा, हीरे का वर्चस्व बढ़ेगा, अभ्रक का वर्चस्व बढ़ेगा। तो रियल एस्टेट, माइंस, ये सब में काफ़ी भारत आगे बढ़ेगा। भारत को कुछ ऐसी चीज़ें भूगर्भ से मिल सकता है, पृथ्वी के गर्भ से। भूगर्भ मतलब मंगल होता है पृथ्वी पुत्र, इसको बोलते हैं, पृथ्वी का पुत्र है। तो पृथ्वी के अंदर से रियल एस्टेट, माइंस, अभ्रक, बहुत ऐसी चीज़ें जो पृथ्वी के गर्भ से आना है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, सोने की खान मिल जाए, हीरे का खान मिल जाए, इससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। भारत अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे जाएगा। तो 2026 भारत के लिए एक बड़ा वरदान लेके आएगा और भारत देश के जो राजा हैं उनका वर्चस्व बहुत बढ़ेगा और उनकी राजनीति में उनका स्तर 11 गुना बढ़ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। पूर्वी प्रदेशों के नेता जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका कद बहुत बढ़ेगा, इनका कद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेगा, इनकी स्वीकारोक्ति बढ़ेगी, ये अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होंगे, इनकी पुलिसिंग बहुत अच्छी होगी, इनका शासन प्रशासन बहुत अच्छा होगा, तो जनता में बहुत ही लोकप्रिय होंगे। तो इनकी अचानक हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, 25 से भी ज़्यादा इनका 11 गुना हाइट बढ़ जाएगा। इस बार इस वर्ष 2 ही नाम होगा, योगी, मोदी। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो अभी परिवर्तन हो रहा है उसमें ऐसे राजनेता जो लो प्रोफाइल में हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जो एकदम सिंपल कार्यकर्ता हैं, वो टॉप पर पहुंच जाएंगे। जो टॉप पर है सोचते हैं कि हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और धड़ाम दे नीचे गिरेंगे। उनका राजनीतिक कद इतना नीचे गिरेगा कि सोच भी नहीं सकते। राजनेता आपस में चुगली करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, अधिकार के लिए लड़ेंगे, वो एक्सपोज होंगे तो उनका राजनीतिक करियर खराब हो जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो उनका कद जब खराब होगा तो उनकी पूरी राजनीति बहुत प्रभावित होगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, इसकी संभावना है। और जो क्षेत्र विवाद है, क्षेत्र विवाद जैसे पड़ोसी का लेकर के सीमा विवाद है, उसमें भारत मैक्सिमम प्रॉपर्टी लगभग 88.9% प्रॉपर्टी अपना रिकवर कर लेगा। पीओके इस बार भारत ले लेगा, हर हाल में लेगा और पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश में अस्थिरता रहेगी, वहाँ आपस में जनता और प्रजा में, राजा प्रजा में आक्रोश की स्थिति रहेगी और काफ़ी विस्फोटक की स्थिति। हम देख भी रहे हैं बांग्लादेश की जो स्थिति है। नेपाल में अभी सत्ता परिवर्तन हो सकता है, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होगा। कई राजाओं के लिए जान का खतरा है यह वर्ष। जैसे इस वर्ष के लिए कहते हैं कि युद्धयन्ति छीति पतयः परस्परम हन्तु मुद्यता सर्वे कोंकण देशे चिति पति निधनम तत्र रौद्राब्दे। इस संवत का नाम है रौद्र संवत। तो जब रौद्र संवत होता है तो इसमें राजा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अच्छा, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ते हैं, अपने ईगो की नाक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसमें बहुतों की जान चली जाती है। बहुत ऐसे राजा जो कोंकण देश के राजा हैं, कोंकण प्रदेश में बहुत सारे देश आते हैं, विश्व में बहुत ऐसे देश होते हैं जिनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। बहुत ऐसी जगह भूकंप आएगा जिसमें 7 पॉइंट कुछ से ऊपर होगा, जैसे जापान है, आपका चाइना के तरफ है, फिर अमेरिका के तरफ है, यूरोप में आएगा। इस तरह की भूकंप की स्थिति बहुत है। प्राकृतिक आपदा बहुत फैलेगी। अपने भारत में भी एनसीआर में भूकंप आएगा काफ़ी बड़ा, कम से कम 10 से 15 बार आएगा, लेकिन जान हानि का खतरा नहीं, क्योंकि उसका रिएक्टर पैमाने पर जो होगा उसका 2.5 से लेके 5.3 तक रहेगा, तो उससे धन जन की हानि नहीं होगी। भारत में जैसे नॉर्थ ईस्ट है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ भी भूकंप आएगा, उसकी 5.8 के नीचे रहेगा। आपके भूज में आ सकता है भूकंप, उसकी भी तीव्रता बहुत कम रहेगी। नेपाल में भूकंप आएगा, वहाँ थोड़ा धन जन की हानि हो सकती है। जापान में आएगा, वहाँ काफ़ी बड़ा दिक्कत आ सकती है। आपके
हवाई दुर्घटना हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जल प्लवन, सामुद्रिक दुर्घटना, सूखा, बाढ़, लाइलाज बीमारियां, ये सब चीज़ें होने की प्रबल संभावना तो मंगल ये सब कराता है। मंगल इस वर्ष का राजा है और मंगल अनाचार, दुराचार, हत्या, चोरी, डकैती ये सब कराता है। लोग अपने हिंसा के लिए लड़ते हैं। तो 2025 से खतरनाक 2026 होगा। एक तरफ तो देश का विकास होगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, लेकिन ये सब संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। जी, अब हम सेनापति की हमने बात कर ली, मैं बात करूंगी शुक्र की। शुक्र की स्थिति जो है वो लव लाइफ और मैरिज किन राशियों के लिए जो है वो बेहतर रहेगी? शुक्र को रोमांस से भी जोड़ के देखते हैं क्योंकि लव लाइफ की राशि है। देखिए, जैसे मेष राशि है तो उनके मेष राशि से उनका जो 7वें का हो गया, दूसरे का हो गया। तो जब 7वें दूसरे का होगा तो मेष राशि वालों की लव लाइफ अच्छी होगी, वो आगे बढ़ेंगे, वो अपनी दाम्पत्य जीवन में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में सफल रहेंगे। वहीं जो वृष राशि वाले लोग हैं उनको धोखा मिल जाएगा, उनको दिक्कतें आएगी। मिथुन राशि वाले लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत रहेंगे, लेकिन उनका आध्यात्मिक विकास होगा, तो बहुत ज़्यादा महिला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो अगर कोई महिला उनके चक्कर में पड़ रही है तो वो दूर रहेंगे, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य है कैरियर को आगे बढ़ाना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी भटकाव आएगा, क्योंकि कर्क राशि मन का कारक है, वो महिला से बहुत प्रभावित रहते हैं। कर्क लग्न, कर्क राशि या मिथुन राशि के लोग इससे थोड़ा प्रभावित रहते हैं। तो कर्क राशि वालों को सचेत रहना, नहीं तो महिला मित्र से उनको धोखा मिल सकता है। खास तौर से जो लिविंग रिलेशन में लोग हैं, अगर वो हैंकी पैंकी करेंगे तो उनके खिलाफ एक नया केस हो सकता है, और जो लिविंग रिलेशन में जो बच्चे होंगे वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उनकी पत्नी के लिए एक नया संकट आ सकता है, उनकी खानदान के लिए नया संकट आ सकता है। तो खास तौर से जो लिविंग रिलेशन में लोग रहने वाले हैं वो ध्यान रखें, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी में बंटवारा हो जाएगा। वहीं कन्या राशि वाले लोग हैं, उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, उनका ठीक है। तुला राशि वाले लोग हैं, उनका लव लाइफ बहुत अच्छा है, वो खास तौर से रोमांस में, फिल्म में, कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अपनी महिला मित्र से धोखा मिलेगा, उनकी लव लाइफ अच्छी नहीं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो धनु राशि वाले लोग हैं उनकी लव लाइफ बहुत अच्छा होगी, महिला का सहयोग मिलेगा, महिला के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, उनकी स्टेटस बढ़ेगा, तो महिलाओं का सहयोग उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं जो मकर राशि के लोग हैं उनकी सामान्य स्थिति रहेगी, उनकी लव लाइफ ठीक है, नहीं ठीक है, बराबर बराबर, बीच बीच में मिश्रित है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है। वहीं कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनकी चूंकि उनकी हेल्थ को लेकर के दिक्कत आएगी, तो अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है, कहीं ट्रैप हो सकता है। ट्रैप का मतलब है कि उनको कोई बीमारी ऐसी हो सकती है, जैसे आपका एक तरीके से कहीं कि छुआछूत की बीमारी हो गई, या एक जो संबंध बनाने के बाद बीमारी होती है, क्या बोलते हैं उसको, HIV वगैरह, उनको HIV उनको हो सकती है, तो उनको ध्यान रखना है, नहीं तो उनको दिक्कत आ सकती है। जो वहीं मीन राशि वाले लोग हैं उनका आध्यात्मिक विकास होगा, उनके लिए बहुत अच्छा, उनके लिए महिलाएं उनके लिए प्रगति में कारक बनेंगी, महिलाएं उनके लिए एनर्जी का काम करेंगी, तो महिलाएं उनको काफ़ी इंकरेज करेंगी, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका बहुत बड़े सम्मान होता है। तो जो मीन राशि के जातक है उनके लिए अगर देखा जाए तो वर्ष काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छा। तो ये रहा आपके मेष राशि से लेके मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और ख़ास तौर से जिनका लग्न कुंडली में या जिनको अपनी कुंडली पता है, अगर 6ठे 8वें 12वें में है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है कि लव लाइफ उनके लिए असफल रहेगा। और ये ध्यान रखना है कि अगर शुक्र के साथ राहु है या केतु है या शुक्र के साथ मंगल है, तो किसी महिला से ट्रैप हो सकते हैं, तो उनको बचना, अपनी अगर कैरियर बनाना तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर कैरियर जैसे चल रहा है, उनको यही पसंद है तो यही करें, उनको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो इस बात का उनको ध्यान रखना। और हर लोगों को अपने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो अपनी कुंडली किसी ज्योतिष मनीषी से राय लेकर के अपनी वास्तविकता बता करके ही इस रिश्ते को आगे बढ़ावें, नहीं तो उनके सामने एक नए प्रकार की परेशानी खड़ी हो सकती है। सर, बुध ग्रह की क्या स्थिति रहेगी 2026 में, और राहु केतु की? मैं चाहती हूँ कि आप राहु केतु और बुध तीनों का एक साथ बता दें कि इनकी क्या स्थिति रहेगी, ये कैसे लोगों की जो लाइफ है उस पर इम्पैक्ट डालेंगे और किस तरीके के चेंजेस, बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, बुध की अपनी कोई भूमिका नहीं होती, बुध को कहते हैं कि न्यूट्रल ग्रह है। और बुध की जो अपनी राशि होती है मिथुन और कन्या, तो मिथुन में स्वगृही का होता है, कन्या में उच्च का होता है, और मीन में नीच का होता है। तो खास तौर से जिन जातकों की कुंडली में बुध 6ठे 8वें 12वें में बैठा है, उनके लिए यह कर्जा बढ़ाएगा, उनको रोक देगा, नमनेस देगा, और उनकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको दिक्कत आ सकती है। जिनकी बुध राहु बुध और शनि अगर एक साथ बैठा 7वें भाव में,
तो उनकी पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है, उनको डिवोर्स हो सकता है, तो उनको ध्यान रखना पे पर्सनल लाइफ को लेकर के। लेकिन व्यवसाय की स्थिति उनकी बहुत अच्छी होगी, धन धान की स्थिति अच्छी होगी। अगर कोई नया इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। धन की स्थिति उनकी शानदार होगी। जिन जातकों की कुंडली में चाहे किसी भी राशि में लग्न में अगर बुध है तो व्यक्ति बहुत महान चिंतक होगा, फिलॉसफर होगा, विद्वान होगा, गणित विज्ञान साहित्य का ज्ञाता होगा और व्यक्ति का ललित कला में विशेष रुचि होगी। वहीं अगर बुध किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में है तो व्यक्ति बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला होगा। ललित कला, गीत, संगीत, नायन, गायन, एक्टिंग, अभिनय, इन सब चीज़ों में उसकी भूमिका बहुत अच्छी होगी और ललित कला के द्वारा धन अर्जित करेगा। उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा ओरेटर होगा, बहुत अच्छा डिबेटर होगा और वाणी से धन अर्जित करेगा। जिसके तीसरे भाव में बुध, उसको ध्यान रखना है कि उसकी प्रगति में उसका परिवार, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके भाई बंधु विरोधी हो सकते हैं। तो उनको इन सब चीज़ों से न्यूट्रल फेज में जा करके अपने कार्य को टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करें और आलस्य का परित्याग करें और आलस्य एकदम न करें। जो प्लान करते उसको करें, बहुत महान सफलता उनको मिलेगी। वहीं अगर चतुर्थ भाव में बुध है किसी का, अगर वह मीडिया में है, लेखक है, साहित्यकार है, राजनीति में है, ग्रंथकार है, अधिवक्ता है, विधिवेत्ता है, चिकित्सक है, तो अपने फील्ड में महान सफलता अर्जित करेगा। और अगर शेयर, फाइनेंस, व्यापार, इंडस्ट्री में लगा हुआ है तो यह वर्ष उसके लिए अपार धन संपदा के लिए जाना जाएगा। अगर उसके लिए कर्जा है तो कर्जा उसका चुक जाएगा और बड़े लेवल पर वह कार्य करेगा। अगर वहीं पंचम में जिसका बुध बैठा है वह व्यक्ति गणित, संस्कृत, विज्ञान, फिजिक्स, मैथ में बहुत बड़ा कार्य करेगा। उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होगी, उसकी संतानें बहुत अच्छा करेगा और वह बुध उसके लिए बहुत शानदार होगा और उसको इंट्यूशन होगा। तो उसको ध्यान रखना है कि अपने दिल मन की बात मानना है और दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। अगर कोई भी निर्णय लेना तो दिमाग से लेना है। अगर वह जहाँ इमोशनल होकर निर्णय लिया, दिल से लिया, तो गच्चा खा जाएगा। तो इस बात का उनको ध्यान रखना है। जिनका छठे भाव में बुध बैठा, उनके कर्जे बढ़ सकते हैं। अगर वो विदेश में है तो विदेशी कर्जा उनको बढ़ सकता है और उनके खिलाफ लिटिगेशन हो सकता है। तो इनको इस बात का ध्यान रखना है। खास तौर से जो अधिवक्ता हैं, विधिवेत्ता हैं, जो जज हैं, उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो ऐसे ऐसे फैसले सुनाएंगे जो ऐतिहासिक होगा, उनका नाम होगा और वो उनकी एक अलग पहचान बनेगी। अगर वही सप्तम भाव में बुध है तो व्यक्ति के अपने पार्टनर से थोड़ा विवाद हो सकता है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उनको एक रूल बना लेना चाहिए कि जो भी करे ट्रांसपेरेंट करे या लिखत पढ़त में करे। बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर भरोसा न करे जिसके साथ वो व्यवसाय कर रहा है, क्योंकि उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, डीचिंग हो सकती है, आपको प्लाट कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो काम करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए सफलता ही मिला और डूब गया तो फिर उस सफलता का क्या मतलब हुआ। तो आपको इस पर केयरफुल रहना है। अगर जो कमा रहे हैं वो सुरक्षित रहे, इस बात का ध्यान रखना है। आठवें भाव में जिसका बुध, उसको ध्यान रखना कि नमनेस हो सकती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ईचिंग हो सकती है, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, प्लीहा रोग हो सकता है, किडनी में स्टोन हो सकता है। सारी चीज़ें, दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। घुटने से ऊपर शोल्डर पेन, कमर पेन, ये आपको बढ़ सकता है। बड़ा सरदर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि कंसीव जो एक तो होगा नहीं होगा तो उसमें भी दिक्कतें बहुत आएगी। तो आपको नियमित चिकित्सक की सलाह में रहना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और कोई दिक्कत ना आवे। वहीं अगर 9 भाव में बुध है तो आपके लिए बहुत ऐतिहासिक होगा, आपका भाग्य बढ़ेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर मंत्रिमंडल में है तो रिसफल के बाद आपको चेंज हो सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उससे आप आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अगर दशम भाव में है तो आपको पिता का सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, ससुराल से लाभ मिलेगा और अगर कोई धन आपका रुका हो तो उससे आपको धन लाभ होगा। वहीं अगर इनकम भाव में बैठा है तो आपके अनेक प्रकार के क्षेत्र से, वर्सेटाइल तरीके से, मल्टी डायमेंशनल फील्ड से आपके पास धन आएगा। धन आने के मल्टीपल तरीके होंगे, कुछ गुप्त धन भी आएगा। लेकिन ये ध्यान रखने का आपको सरकार से खतरे हो सकते हैं, आपके खिलाफ रेड हो सकता है, सरकार आपके धन पर नज़र रखेगी। तो ध्यान रखना है कि धन हैंकी पैंकी का ना हो, ईमानदारी का धन हो। धन अगर आता है तो धन की सुरक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लैक है तो उसको व्हाइट कर ले तो बेहतर होगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वही 12वें भाव में बुध अगर है मान लीजिए, तो किसी राशि में, मैं एक राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 से लेकर मीन राशि तक, जो भी जिस राशि का, एक जनरल में 1 से लेकर के आपके 12 घरों की बातें बता रहा हूँ। अगर किसी का 12वें भाव में बुध बैठा है
तो अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, उसके पैसे डूब सकते हैं, सरकार से उसको नुकसान हो सकता है। पैसा अगर उस बैंकों में जमा किया है विदेशों में, तो विदेश में उसको लिटिगेशन झेलना पड़ेगा, उसके पैसे डंप हो जाएंगे। अगर वह कर्जा लिया तो कर्जा देने की स्थिति में नहीं है, नहीं हो पाएगा। अगर होटल इत्यादि खोलने की प्लानिंग करता है तो एकदम स्टॉप कर दे, नहीं तो होटल से उसको भारी नुकसान मिलेगा और उसके गुप्त शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। तो ये आपका मेष मतलब लग्न से लेकर के 12 घरों में बुध की क्या स्थिति होगी इस वर्ष, आपको मैंने एक मोटा मोटा बताया। जी, बुध ग्रह की भी बात कर ली हमने, अब राहु और केतु बचा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि अब राहु केतु के बारे में बता दें कि उनकी क्या स्थिति रहेगी साल 2026 में, वो किस तरीके से लाइफ को जो है इम्पैक्ट करेंगे, चेंज करेंगे। देखो अदिति, राहु जो है कुंभ राशि में रहेगा पूरे वर्ष पर्यंत और केतु रहेगा वर्ष पर्यंत सिंह राशि में। तो ऐसा माना जाता है कि कुंभ की न कोई अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, न कोई आइडेंटिटी होती है, न इसका कोई प्रिंसिपल होता है, ये हेडलेस होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो राहु को मतलब कहते हैं कि इसके पास अपना कोई थॉट, विचार, कॉन्सेप्ट नहीं होता। यह जिस घर में बैठता है उसी की पावर को इनहेरेंट करता है और रिप्ले करता है, तो उसका पावर 11 गुना बढ़ जाता है। और कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु, तो राहु इस समय शनि के घर में है, तो यह वर्ष शनि राहु के लिए बहुत निर्णायक होगा। तो जिस भी व्यक्ति का राहु अगर लग्न में है तो व्यक्ति अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल रहेगा, उसकी महत्वाकांक्षाएं सफल होगी। अगर वह डिप्लोमेट है तो बहुत अच्छा कार्य करेगा, व्यवसायिक है तो बहुत अच्छा कर सकता है, प्रशासन में है तो कंट्रोवर्सी में रहेगा, और इंडस्ट्री है तो उसकी इंडस्ट्री में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए अगर लग्न में है तो व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक रूप से उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा। वहीं अगर द्वितीय भाव में अगर राहु है तो धन की स्थिति तो आएगी, अच्छी होगी, लेकिन व्यक्ति को हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो हेल्थ को लेकर उसको परेशानी हो सकती है। तो यह वर्ष उसको हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक रहना है ताकि हेल्थ पर कोई ज़्यादा प्रभाव न पड़े। वहीं अगर तीसरे भाव में राहु है तो कहते हैं कि तीसरे, छठे, 11 में अगर राहु हो तो शत्रुहंता योग बनता है और उसी दिन नवम भाव को देखेगा। तो कुंभ का राहु तीसरे भाव में कुटुंब में कोई बड़ा कार्य करा देगा, वो अपने भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा करेगा, परिवार के लिए वह जातक कुलदीपक होगा। अगर उससे कोई पंगा लेता है तो स्वयं शत्रु उसके शत्रुहंता योग बनता है, तो उसके शत्रु पनप नहीं पाएंगे और वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा, भाग्य से उसके सारे कार्य संपन्न होंगे। अगर वहीं कुंभ का राहु चतुर्थ भाव में है तो अगर व्यक्ति रियल एस्टेट, माइंस, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ईंधन, फर्टिलाइजर में अगर व्यापार करता तो उसके लिए वर्ष काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। और अगर कोई लेन देन करता तो उसमें उसको नुकसान हो सकता है, सरकार से खतरा बनी रहेगी। माता की स्वास्थ्य को लेकर के उसको सचेत रहना है कि माँ को कोई हेल्थ इशू ना हो। अगर वो राजनीति में है तो उनके राजनीति में उतार चढ़ाव को उनको सामना करना पड़ेगा, माँ की हेल्थ को लेकर के उनको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। अगर वही पंचम भाव में राहु है तो आपको संतान से बगावत हो सकती है, संतान आपके खिलाफ हो सकता है, तो संतान को आपको ध्यान रखना है कि संतान के रिलेशन आपसे अच्छे हों, संतान आपके अगेंस्ट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अपने इंट्यूशन की बात माननी है। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, शनि के घर में हो गया राहु, तो अगर आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी होगी, इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा होगा, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होगी, तो आप अगर अध्यात्म में जब तप मंत्र करते हैं या किसी मेंटर गुरु की भूमिका में रहते हैं तो आप बहुत यश आपको मिलेगा। और अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है जो आपको दिशा देने वाला है तो आपकी लाइफ 2026 से 11 गुना आपकी प्रगति हो सकती है। संतान की जो कभी प्रगति नहीं हो रही है, संतान से बहुत हताश निराश हैं, उसमें अप्रत्याशित रूप से आपको सफलता मिलते हुए दिखेगी। इनकम का जरिया आपका शानदार हो जाएगा। वहीं जो आपके शत्रु भाव है, शत्रु भाव में कोई भी आपसे शत्रुता लेगा वह पनप नहीं पाएगा। आप शत्रु पर साक्षात काल हो सकते हैं, रोग शत्रु बढ़ेंगे, आपको पाइल्स हो सकता है, दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर पेन हो सकता है, घुटने का ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है, ईचिंग हो सकती है, गुप्त रोग हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपने इंट्यूशन की बात माननी है। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा, इसमें आपको गायत्री उपासना करनी ताकि आपको दिक्कत न हो। सातवें भाव में अगर राहु है तो आपकी पत्नी से पूरे वर्ष पर्यंत काफ़ी झगड़े होंगे, पत्नी से संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, पत्नी आपके पूरे वर्ष पर्यंत एंटी रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पत्नी से संबंध कैसे अच्छे हों, उस पर आपको ध्यान रखना है। पत्नी को कैसे मनावें, पत्नी के प्रति कैसे आदर भाव रखें, तो वह पक्ष आपका थोड़ा सा देखा जाए तो चिंतनीय रहेगा। लेकिन वहीं
पार्टनर से आपका व्यापार अच्छा होगा, कंपनियां अच्छी चलेंगी, बड़े लेवल पर इंडस्ट्री वगैरह है तो पैसा खूब अर्जित करेंगे। आप जो विजन है, आइडिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो धन की स्थिति आपकी बहुत शानदार होगी। वहीं अष्टम भाव में अगर कुंभ का राहु है तो आपको ध्यान रखना है कि कमर के नीचे आपको रोग हो सकता है। अगर आपका बीपी शुगर है तो पैरालिसिस हो सकती है आपको, तो ध्यान रखना है, पूरे डॉक्टर की सलाह लें। पाइल्स, पैरालिसिस, लीवर, किडनी में ये दिक्कत, स्टोन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। तो अपने हेल्थ इशू को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना है और अपने दिल की बात मानना है, इंट्यूशन की बात सुननी है। और अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहें तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भगवान शिव की आराधना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे। अगर वही 9 भाव में आपका कुंभ का राहु है तो कुंभ का राहु 9 भाव में आपका बहुत ही बढ़िया, आप जो चाहते हो उसके 11 गुना बेहतर आपको मिलेगा। अगर मिट्टी भी छू देंगे तो सोना हो जाएगा। व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा होगा, राजनीति में बहुत आगे जाएंगे। अगर आप सेना में हैं तो आप सर्वोच्च पद प्राप्त करेंगे। अगर आप जिले में हैं, देश में हैं, प्रदेश में हैं तो आपको बड़ी पावरफुल जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आपके लिए वर्ष जो 9 भाव में रहने वाले कुंभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होगा। वहीं जो 10वें भाव में जिनका कुंभ राशि है उनके पिता की हेल्थ को, लाइफ को लेकर थ्रेट रहेगा, तो ध्यान रखना है। दूसरी बात है, ध्यान, अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर, तो उसके लिए आपको पूरी लिटिगेशन करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा और आपको बहुत मुश्किल से प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अल्टीमेट आपको मिल जाएगा। राजनीति में अगर हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, सर्वोच्च पद पर जा सकते हैं। पिता से पूरा सहयोग मिलेगा, पिता की भूमिका बहुत अहम रहेगी। अगर आप कहीं भी भटकाव होता है, दिक्कत होती है तो आपके पिता का मार्गदर्शन बहुत अनिवार्य रहेगा, उनके मार्गदर्शन से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। वहीं अगर एकादश भाव में राहु है तो आपको गुप्त धन आएगा, ब्लैक मनी आएगा, रुका हुआ धन आएगा, किसी गलत आदमी के सोहबत में आ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि आप कहीं ट्रैप ना हो जाएं, किसी जुआ हुआ के चक्कर में पड़ करके, कहीं गलत लोगों के चक्कर में, देश विदेश का कहीं गलत पैसा आपके पास ना आ जाए और पता चला ट्रेल में अपना फंस जाए। तो ध्यान रखना है कि जो धन आता है किस तरीके से आता है और आपके खिलाफ सरकार में मुकदमे हो सकते हैं, तो इससे आपको बहुत बचने की ध्यान रखना है। आपके विरोधी और शत्रु इतने बढ़ जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते, तो आपको इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना है। लेकिन कुंभ राशि का राहु एकादश में आपको बाल बाल बचाएगा। आप अगर अच्छे से थोड़ा अध्यात्म में रहेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो आपकी वो चीज़ें थोड़ी डाइल्यूट हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वहीं 12वें में केतु, अंतर्राष्ट्रीय लेवल विदेश से धन आएगा, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ का ध्यान रखना है और आपके पत्नी से संबंध खराब हो सकते हैं। कोई महिला आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपके पारिवारिक जीवन को त्रस्त करने में सफल रहेगी। तो ध्यान रखना है कि अपनी मैरिटल लाइफ को चलाना है या पारिवारिक जीवन को चलाना है, क्योंकि परिवार आपका मझधार में रहेगा, बच्चे बड़े हो रहे होंगे, पत्नी मध्यम आयु में रहेगी। जहाँ दूसरे महिला का आगमन हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल में तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। तो आपको बहुत ही सावधानी से, केयरफुल तरीके से रहना है, पत्नी की बातों को सुनना है, बच्चों के प्रति तटस्थ रहना है, बच्चों के प्रति सिंसियर रहना है। ये अपने लिए न सोच करके परिवार के प्रति अगर कंसर्न रखेंगे तो परिवार बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचेंगे तो फिर भगवान मालिक हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, पूरे वर्ष पर्यंत शनिदेव की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, ताकि आपका मन, बुद्धि, विचार ठीक रहे, आपके बुद्धि में भटकाव ना आवे। सबके पीछे कारण होता है आपका थॉट प्रोसेस, तो थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होना चाहिए। अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी थॉट प्रोसेस अच्छी होती है, अगर नीचे जाता है तो उसकी थॉट प्रोसेस खराब होती है। तो राहु और केतु बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो अपना बुद्धि जितना अच्छा रखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर जहाँ आपका डेविएशन हुआ तो आपकी उन्नति होते देर नहीं लगेगी। आप जहाँ फर्श से अर्श पर पहुँचा सकता है, वहीं अर्श से फर्श पर पहुँचने में आपको देर नहीं लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जी, मेरा आखिरी सवाल शनि को लेकर के है। कर्म फलदाता शनि, शनि को लेकर लोगों के मन में बहुत डर रहता है। 2026 में शनि की जो ढैया है वो सिंह और धनु राशि पर रहेगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 7.5 किस राशि पर रहेगी, किन्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है और किन के लिए जो है शनि वो 2026 में बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। अदिति, देखो, शनि का नाम लेकर के, शनि को लेकर के व्यक्ति को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि के बारे में आपको अपनी थॉट प्रोसेस अच्छी रखनी है। जैसे मान लीजिए कि एक बार पिछले भी आपको पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि किसी की मंगल की महादशा में जन्म हो गया तो 7 साल बचपन में निकल गया, फिर राहु की महादशा आ गई, 25 साल तक उसका चला, फिर बृहस्पति आ गया। तो बृहस्पति उस आदमी को बहुत आगे बढ़ा देता है, 16 साल का लाइफ उसका बहुत शानदार होता है। अगर उस व्यक्ति का कर्म उस बृहस्पति के समय में खराब होता है तो शनि का जैसे समय आता है उनको
सीधे रंक से जमीन पर ला देता है। राजा होता है, रंक बना देता है। वहीं अगर उनका अच्छा होता है, अगर वो गरीबी में भी रहते हैं तो उनको रंक से राजा बना देता है। मतलब उसको अर्श से फर्श तक पहुंचाने में टाइम नहीं लगता और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में टाइम नहीं लगता। तो शनि की ये भूमिका होती है, नंबर 1। नंबर 2, शनि आपका न बनाता है न बिगाड़ता है। शनि आपकी कर्मों का लेखा जोखा रखता है। आप अच्छा करते हैं उसका भी लेखा रखता है, जोखा रखता है, और आप बुरे कर्म करते उसका भी लेखा जोखा रखता है। फिर जब उसकी दशा आती है तो दोनों को इवेल्युएट करता है। तो अगर आपकी अच्छा कर्म है तो आपको खूब आगे बढ़ा देता, आपको सीधे फर्श से अर्श तक पहुंचा देता, आपकी लाइफ में चमत्कार कर देता है। वहीं अगर आपका सब खराब होता है तो सीधे राजा को रंक बनाने में उसको देर नहीं लगती। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि शनि आपका मीन राशि में आ जाएगा और पूरे वर्ष पर्यंत वो रहेगा। ठीक, 19/1/26 से लेकर के शनि मीन राशि में रहेगा पूरे वर्ष पर्यंत। तो जब मीन राशि में रहेगा, बृहस्पति की राशि पर रहेगा, तो वो सारे राशि वाले लोगों के लिए शनि का क्या है कि दृष्टि खराब होती है। जिस घर को देखता है उसको खराब करता है, जिस घर में बैठता है उसमें वृद्धि करता है। तो मान लीजिए किसी के लग्न में बैठा है तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस से व्यक्ति धन अर्जित करेगा, वो व्यक्ति राजा होगा, मन का अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेगा। धन भाव में है तो उसके धन कोष को बढ़ा देगा और धन की स्थिति अच्छी कर। जैसे मान लीजिए कोई लिटरेरी है, कोई एकेडमिक है, कोई ललित कला में है, तो यह वर्ष उसके लिए ललित कला वाले के लिए, एक्टिंग वाले के लिए और कुछ बड़ा करना चाहता उसके लिए बहुत अच्छा कर देगा। वहीं अगर तीसरे भाव में है तो अगर व्यक्ति सोचता है कि हमको परिवार के लिए कुछ बड़ा करना है तो परिवार को आगे बढ़ाने में सफल रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव में तो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, भूमि का अगर कोई विवाद चल रहा हो तो उसको वृद्धि करेगा, प्रॉपर्टी देगा, ये सब करेगा। अगर कोई शादी हो गया, कंसीव नहीं हुआ है, पंचम भाव में अगर आ गया तो उसको संतान होगा, संतान होनहार संतान का पिता बनेगा। वहीं छठे भाव में हो गया तो शत्रु पंगा लेगा तो शत्रु को बर्बाद कर देगा, क्योंकि शत्रु के लिए साक्षात काल है। वहीं पत्नी भाव में मान लो बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो उसकी पत्नी बहुत सहनशील होगी, पत्नी उसको मान सम्मान करने वाली हो। भले वो पत्नी के प्रति उसका इज्जत न करे, लेकिन पत्नी अपने पति की बहुत इज्जत करेगी, उसका ध्यान करेगी, सब कुछ करेगी। तो पत्नी के नाते उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। वहीं 8वें भाव में हो गया तो कहते हैं कि नैरो स्केप, अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो बाल बाल बचाता, प्रोटेक्ट करता है। तो अष्टम भाव में शनि धन देता है, जीवन को बढ़ाता है और उसकी मन स्थिति को मजबूत करता है। वहीं 9वें भाव में हो तो भाग्यशाली बना देता है, व्यक्ति का भाग्य से सारा काम अच्छा होता है। अगर 10वें भाव में हो तो पैतृक संपत्ति को दिलाता है, पिता के नेतृत्व में व्यक्ति बड़ा अच्छा कर सकता है। अगर कर्मशील है, कर्म कर रहा है तो उसके कर्म में 11 गुना वृद्धि हो जाएगी। राजनीति में तो उसको बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी। इनकम भाव में है तो इनकम खूब बढ़ेगा, धन की स्थिति मजबूत कर देगा। जैसे रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है, माइंस है, उसको धन मिल जाएगा। वहीं 12वें भाव में है तो उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसकी माली हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनकम कुछ नहीं है, खर्चे बहुत हैं। कभी घर बनाने की ठान लेगा, कभी शादी के लिए ठान लेगा, कभी किसी को उठा के दे देगा, तो अनऑर्गेनाइज्ड होकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका कि मतलब लग्न से लेकर के 12 घरों में शनि पूरे साल भर कैसा रहेगा। दूसरा, ये सिंह और धनु में शनि की ढैया चलता है। तो शनि की ढैया क्या करता है कि रिश्तों को एक्सपोज करता है। आपको मान लीजिए बहुत भ्रम है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, हम जो कह देंगे कर देगा। तो आपके जो गुरूर है ना, ये सिंह और धनु का तोड़ देगा। आपको पता चल जाएगा कितना रियल रिलेशन है, कितना उसमें फैक्चुअलिटी है, वास्तविकता का ज्ञान करा देगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो जो मित्र है चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। अगर वो अच्छा है, रियल में ट्रूथ फ्रेंड है, सत्य मित्र है, तो उसकी बल्ले बल्ले है, लेकिन वो रिश्तों का ज्ञान करा देगा। माता पिता, भाई बंधु, अच्छे रिश्तों को एक्सपोज कर देता है, बेसिकली एक्सपोज कर देता है। वो ज्ञान देता है कि आपकी लाइफ में जो लोग हैं कौन। बेसिकली आप ये कहो कि कंक्रीट को रखता है, बकिया कूड़ा करकट हटा देता है। एक तो ये हो गया। जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, तो जैसे मान लीजिए कि कुंभ राशि की अंतिम ढैया है, तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर शनि उनका मकर राशि पर है, कुंभ राशि पर है, तुला राशि में उच्च का होता है, मकर में अपने घर का होता है, कुंभ में अपने घर का होता है। तो जिनका अगर इन तीनों पर है तो उसके लिए वर्ष मालोमाल कर देगा, उनके लिए वर्ष मालोमाल कर देगा। अंतिम समय उनका रुका हुआ धन मिलेगा, इंडस्ट्री से धन मिलेगा, सरकार से अगर कहीं कुछ किए तो हो जाएगा, अगर गैम्बलिंग करते हैं तो उसमें भी इनको पैसा मिलेगा। जो भी करेंगे इनको भरपूर पैसा देगा, उनके धन आने का समय है। वहीं अगर जिसका मेष राशि का शनि है उसके लिए खराब करेगा। अच्छा, जिनके सिंह राशि का शनि उनके लिए अच्छा नहीं है। धनु और मीन वालों के लिए सामान्य है,
वृष और तुला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। कर्क के लिए सो है, सिंह के लिए चिंताजनक है। तो ये पूरा हो गया आपका इसके लिए। अब आ जाइए मीन राशि का। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनकी सेकंड ढैया है। तो जिनकी सेकंड ढैया, उनको अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति वाले लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सोच उनकी बहुत अच्छी होती है, बड़े परफेक्ट होते हैं। तो चाहते हैं कि उनसे जिनकी दोस्ती हो परफेक्शनिस्ट हो। एक तो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, काम करते हैं, लेकिन अगर उनकी अपेक्षा पर कोई खरे न उतरे तो दुखी हो जाते हैं, तो वो बड़ा परेशान रहते हैं। तो वो सेंसिटिव होने के नाते दिक्कत होती है उनको। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा न रखें, न्यूट्रल होकर अपना कार्य करें और रिश्ते बनाने में समय व्यतीत न करें, आगे बढ़ने में समय व्यतीत, जो उनकी एनर्जी है अपने को प्रोग्रेस में लगाएं। क्योंकि एक आदमी सबको खुश नहीं कर सकता, सारे रिश्तों को खुश नहीं कर सकता। सही बात है। अगर रिश्तों को खुश करने में लगेंगे तो उनका रिश्ता अपने आप खराब हो जाएगा, हेल्थ डिटोरेट होगा, परेशानी बढ़ेगी, उसमें माइग्रेन बढ़ जाएगा, हेल्थ डिटोरेट होगा, लीवर किडनी खराब होगा, बीपी शुगर बढ़ेगा, डिफरेंट तरीके की बीमारी हो जाएगी। तो उनको ध्यान रखना है कि हमको अपने लिए फोकस होना है। ऐसे लोगों को सेल्फ सेंटर्ड हो जाना चाहिए जी। सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करें। फिर धन हो जाए तो अपना जो मर्जी करें, लेकिन इसको समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। और इसमें जब तक उनकी चल रही है तो उनको शनि की आराधना करें, काला तिल दान करें, सरसों का तेल का दान करें, भगवान शिव की आराधना करें और ओम संग सहस्त्रनारायण इस मंत्र का जप करें, तो उनके लिए थोड़ा शनि ठीक रहेगा। खासतौर से जो मेष राशि वाले उनके लिए समय बड़ा खराब है, क्योंकि मेष राशि पर शनि नीच का होता है। अच्छा। तो मेष राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा नहीं है। तो उनको तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी है, दुर्घटना से बचना है, कोई भी चीज़ करे तो बहुत बैलेंस रहना है, रिस्क नहीं लेना। अगर कोई व्यापार करते तो उसमें नुकसान हो सकता है, सरकार से कोई लोन लिया है तो उनको दिक्कतें आएगी। इस तरह के लोग बैंकक्रप्ट भी हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो एक तो हो गया जिनकी 7.5 चल रही है उनके लिए। कुंभ राशि वालों के लिए जाते जाते अच्छा दे देगा। मीन राशि वालों के लिए मध्यम रहेगा। मेष राशि वालों को तंग करेगा और सिंह और धनु राशि वालों को रिश्तों का एक्सपोज करा देगा। और सामान्य तरीके से देखा जाए तो शनि का रोल इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उनके करियर को लेकर के, एकेडमिक करियर को लेकर के, धन को लेकर के जो करेंगे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब गोचर बनेगा, इस वर्ष की जो वर्ष कुंडली बनेगी, शनि मीन में है, अच्छा, लग्न में है। तो अगर आदमी बहुत प्लानर है, इमेजिनेशन का है, तो अपनी प्लानिंग करने में सफल रहेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा होगा, अपनी सोच से बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है, मल्टी डायमेंशनल तरीके से धन अर्जित करेगा। तो इस एंगल से बहुत अच्छा है। तो शनि एक तरीके से देखा जाता है वर्ष पर्यंत तो उसके लिए ठीक है, तो इस एंगल से बहुत अच्छा है। जी गुरुजी, आपने हमें एक एक करके सारे ग्रहों की जो महादशा रहेगी, जो चाल रहेगी, वो आपने हमें बता दी। गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।